अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे टीचर्स डे के हवाले से। 5 अक्टूबर 1994 के बाद जो आज का दिन है वो टीचर्स डे की मुनासबत से मनाया जाता है। बड़े ही एहतमाम से और बड़ी ही अकीदत से मनाया जाता है और ये बड़ी ही खुशी की बात है कि उस्ताज़ा के लिए भी एक दिन मुख्तस है और उनके अदब एहतराम के हवाले से वो मखसूस उसे किया गया है। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज़ काबिल अफसोस ये भी है कि सिर्फ एक ही दिन जो उस्ताद के साथ मोहब्बत और अकीदत है वो दिखाई जाती है। हालांकि ये पूरा साल होना चाहिए और हम देखते हैं कि जो बकिया पूरा साल है मुआशरे में उस तरह से उस्ताद की कदर नहीं है, क्योंकि आज से पहले जब हम देखते थे तो हमारे मुआशरे में उस्ताद का जो मकाम है, उस्ताद का जो एहतराम है वो उसी तरह से होता था जिस तरह से वालिदैन का एहतराम किया जाता था। लेकिन आज ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कौमें अपने उस्ताद का एहतराम नहीं करती हैं वो कभी भी तरक्की नहीं पा सकती। तो इस अमर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और लम्हा फ़िक्रिया है कि आज की जो नौजवान नस्ल है वो अपने उस्ताद की उस तरह से इज़्ज़त नहीं करती, तकरीम नहीं करती, उस तरह से उन्हें एहतराम नहीं देती। आज का दिन मनाने का जो मकसद है वो मुआशरे में उस्ताद का जो अहम किरदार है उसको उजागर करना है। साथ ही साथ इस दिन की मुनासबत से दुनिया भर में हम देखते हैं सेमिनार्स मुनक्किद किए जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, तकरीबात का इनेकाद किया जाता है। और 2009 में जहां आलमी यौम उस्ताज़ा के हवाले से यह हदफ मुकर्रर किया गया था कि 2015 तक दुनिया भर में तालीम को आम किया जाएगा, तमाम लोगों को इसकी दस्तयाबी होगी, जो बुलंद मयार तालीम है वो हर किसी को मैसर होगा। और इस अजीम मकसद के हुसूल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जो उस्ताज़ा हैं उनकी ट्रेनिंग की जाए, जो पेशावर उस्ताज़ा हैं उनका जायज़ मकाम मिले। और जिस तरह से दौर जदीद के हवाले से हम देखते हैं तालीम में तब्दीलियाँ हो रही हैं, उनसे वक्तन फ़वक्तन उन्हें बाखबर रखा जाए। तो आज टीचर्स डे बड़े ही अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है और यही हम मैसेज कन्वे करना चाहेंगे कि सिर्फ साल का एक ही दिन नहीं होना चाहिए। उस्ताज़ा के साथ मोहब्बत से, एहतराम से बात करने के लिए, एक रिश्ता कायम रखने के लिए ये पूरे साल का एक अमल है। क्योंकि कुछ साल पहले तो हम ऐसे देखते थे कि इस तरह से नहीं होता था, उस्ताज़ा का बड़ा डर खौफ भी होता था, बड़ा उनका एहतराम भी किया जाता था, जो कि अब कहीं ना कहीं हमें मिसिंग दिखाई दे रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान की जानिब से एक बड़ा अहम फैसला लिया गया, जहां गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो अफगान तारकीन वतन हैं उनकी ट्रैकिंग का अमल अब शुरू कर दिया गया है। और इस मामले में एक अहम पेशरफ भी सामने आई है। अफगान बाशिंदों की ट्रैकिंग और वापसी के लिए एक सर्वे जारी किया गया है। पंजाब में फौज शेड्यूल मैपिंग में 2291 अफगान तरबियत याफ्ता इंतहा पसंदों की निशानदही कर ली गई है, जबकि अफगान जेलों से रिहा होने वाले जो 541 अफराद हैं उन्हें भी वॉच लिस्ट में शामिल किया गया है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक पंजाब में कार्ड होल्डर और दस्तावेजी रजिस्टर्ड अफगानों की तादाद इस वक्त 2,75,000 से जायद है, जबकि ओवरस्टे और गैर कानूनी मुकीम अफगानी बाशिंदों का कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जो कि लम्हा फ़िक्रिया है। वज़ीर आला पंजाब ने यह हिदायत दी है कि पुलिस मौसर ऑपरेशन के जरिए गैर कानूनी तारकीन वतन का डेटा जमा करे और किसी भी गैर कानूनी तारकीन वतन के साथ इस हवाले से नरमी न की जाए। उधर सिंध में भी हम देख रहे हैं कि गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ ऑपरेशन अब तेज करने का फैसला किया गया है। इसे डिटेल में प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे। अभी शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। आरिफ अलवी ने मायूस किया, नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए। वर्ल्ड बैंक गरीबों पर भी टैक्स का ख्वाहां। सर्दियों में हड्डियों और पट्ठों में दर्द क्यों बढ़ जाता है? सबसे पहले बात करेंगे सियासी मंजरनामे के हवाले से। नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो साबिक वजीर आजम के इस्तकबाल की बातें कर रहे हैं, तो दूसरी जानिब शाहिद खाकान अब्बासी को नवाज शरीफ के इस्तकबाल में कोई दिलचस्पी नजर नहीं आ रही है। उन्होंने लंदन में साबिक वजीर आजम से मुलाकात भी की है और नाराज लीगी रहनुमा ने वापसी पर मीडिया में जो बयान दिए हैं उनको समझना बिल्कुल भी आसान नजर नहीं आ रहा। काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं शाहिद खाकान अब्बासी। जिस तरह से वो ये कह रहे हैं कि नई पार्टी की जरूरत भी नजर आ रही है, लेकिन नई पार्टी उन्हें बनती भी नजर आ रही है। फैसल वावडा ने नवाज शरीफ को वतन वापस ना आने का मशवरा दिया है और इस तरह के मशवरे नवाज शरीफ को बहुत से लोग देते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि पार्टी चेयरमैन सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी से मायूस हैं क्योंकि वो अपना आईनी किरदार नहीं निभा सके। उनका मजीद कहना था कि चेयरमैन पीटीआई का वजन भी कम हो गया है, लेकिन जज्बे उनके बुलंद हैं। साइफर केस की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि साइफर केस में दरख्वास्त जमानत की समाअत 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में होगी। इसके साथ साथ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त जमानत पर कार्रवाई ओपन कोर्ट में की जाएगी। जिना हाउस हमला केस में भी असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की जो बुरी जमानतें हैं उनमें तौसी हो चुकी है।
मौलाना फजलुर रहमान के हालिया बयानात पर तबसरा करते हुए सैयद खुर्शीद शाह का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान को अंधेरे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। इस हवाले से मजीद बात करेंगे सीनियर तजियाकार पीजे मीर साहब ने मैं ज्वाइन किया है। मीर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे की वापसी होती है, आप देख रहे हैं, और तबीयत अब उनकी कैसी है? बड़ी तनकीद होती है उन पे कि प्लेटलेट्स उनके कम हो जाते हैं जब भी कोई सिचुएशन मुश्किल आ जाती है नून लीग के लिए। देखिए, मैं उनको ये उनकी तबीयत अच्छी नहीं है जो कई लोगों को नहीं। अब ये डिपेंड करता है कि 21 तारीख दे दी, लेकिन ये आपको और उससे पहले कई बयान आ रहे नहीं आ रहे या जो भी है, ये मेरी नजर के अंदर 5 दिन पहले बताएगी कि आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। और मैं आपको एक्चुअली एक चीज बता सकता हूँ कि आई थिंक इट डिपेंड्स के डॉक्टर्स हैं वो उनको अलाउ करते हैं या नहीं। हाँ, ट्रैवल कर सकते हैं वो, उसमें कोई वो नहीं, लेकिन ये जो जलसे करने वो ये बड़े क्या कहते हैं दुआदार, क्या वो कर सकेंगे? मेरी नजर में नहीं करेंगे, क्योंकि उनकी जो फिजिकल कंडीशन है वो नहीं है ठीक। मैं आपको देखो, मैं कर नहीं हूँ, मैं आपको एक्चुअली जो चीज बता रहा हूँ, पेस मेकर उनकी हार्ट इरेगुलर है, तो क्या वो जलसे करते हैं, ये डॉक्टर्स डिटरमाइन कि क्या वो उसकी कोई आफ्टर रिपरकशन है या नहीं है। तो ये तो वही आपको बता। शायद खकान अब्बासी साहब की जब बात आती है, उनका भी यही एक ओपिनियन है कि वो ना है, क्योंकि इसमें इम्प्लीकेशंस है। जिस तरह खुर्शीद खान ने कल कहा कि जी वो कॉन्विक्ट है तो वो सीधा जेल में जाएंगे। PMLN के थे कि वो आएंगे, उनके इस्तकबाल होगा, वो पाक जाएंगे, करेंगे, उसके बाद वो सरेंडर करेंगे। क्या ये गुंजाइश देती है कानून कि उनको इतनी लैटिट्यूड दें? तो मेडिकल लेकिन मीर साहब आप ये कह रहे हैं कि सेहत उनकी बिल्कुल ठीक नहीं है, जलसे जुलूस वो नहीं कर सकेंगे। जिस तरह से बात ये की जा रही है कि अगर कुछ दिन के लिए या कुछ टाइम के लिए उन्हें जो उनके केसेस हैं उनको निपटने के लिए जेल जाना पड़ सकता है, तो उनकी अगर सेहत ऐसी नहीं है, फिर नून लीग इस तरह की बातें क्यों कर रही है कि चौथी बार प्राइम मिनिस्टर भी वही बनेंगे? एक बीमार शख्स को हम प्राइम मिनिस्टर बनाने जा रहे हैं क्या? देखिए, हर पार्टी की एक लाइन होती है और उनका एक लीडर होता है हर पार्टी का। अब मियां नवाज शरीफ ऑब्वियसली उनका एक अपना स्टेचर है आवाम के आगे, और ये जो बाकी हैं इनका वो स्टेचर नहीं है जो मियां नवाज शरीफ का है। तो नेचुरली उनको लीडर चाहिए कि जो कि आगे जो पार्टी एक तनकीद का बना हुआ है, बनी हुई है, तो इस तनकीद को ओवरकम वो आके एक बहुत बड़ी बूस्ट मिले। ये पार्टी की बहुत जरूरत है। और हालांकि मुझे याद है मैं साथ वापस आया जब पहले जनरल मुशर्रफ के साथ थे, इन्होंने आना था, ये आए और इन्होंने पार्टी को बूस्ट ली, वरना खत्म हो गई है, नवाज शरीफ इधर नहीं है, वो आए, भले रुक गए लोग नहीं है, कहीं उन्होंने आराम में दे मुझे स्वाय अपना एक वो ही आगे आए, पर लेकिन बाकी कोई नहीं आया। तो मैं समझता हूँ कि इसको आज देखा जाए ये बूस्ट करेगा पार्टी। दैट इज द क्वेश्चन। अब ये वक्त आपको बताएगा कि आगे हो। ठीक है मीर साहब, शाहिद खान अब्बासी आपको क्या लगता है वो नून लीग से नाराज हैं या नवाज शरीफ से नाराज हैं? जिस तरह की स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं कुछ समझ नहीं आ रही, बड़ी कंफ्यूजन है। एक तरफ वो कह रहे हैं नवाज शरीफ जो ज्यादती हुई उसको जायल करने की बात करते हैं, साथ उनके इस्तकबाल के भी वो कायल नहीं है। इस सिचुएशन में आपको क्या समझ आ रहा है? देखें, जब वो वालिद साहब अगर कोई बात करके नाराज हो जाए तो मेरी नजर देखो इज्जत है मियां नवाज शरीफ। यहाँ तो कई लोग हैं वो डेंट मारने की इनकी बहुत इज्जत करते हैं, वो उनका ना आए जब तक कि आपकी उनकी ये खत्म ना हो जाए। अगर आपको याद है 21 तो दे दी थी डेट, अब 21 दी तो इमीडिएटली जब ये नैब का वापस खोल गया सारा काम, तो उसके बाद आपने देखा मरियम और नवाज शरीफ दोनों ये चले गए वापस विदिन 48 आवर्स। तो ये जब गए, ये क्यों गए? बिकॉज उस वक्त रास्ता बिल्कुल क्लियर था, लेकिन अब
ये जो आगे एक लकूना अगेंस्ट, आई थिंक इसके बेसिस के ऊपर हो गए, और यही नवाज साहब भी कह रहे हैं कि मत आए आप। सो आई थिंक दैट इज वेयर। ठीक है मीर साहब, लेकिन नवाज शरीफ अगर आ जाते हैं, जिस तरह से एक आ जा रहा है मीनार पाकिस्तान में जलसा करेंगे, आपको क्या लग रहा है कुछ तो ऐसा बयानिया तो देना होगा ना जिससे उनकी पार्टी में कुछ जान पड़े? क्योंकि जो अभी रिस्पॉन्ड हम अवाम में देख रहे हैं, जो 16 माह की ये गवर्नमेंट करके गए हैं, अवाम तो बहुत बड़े नाला हैं, और बहुत से ऐसे मैंने सहाफी देखे हैं जो कि अवाम से बात करते दिखाई दिए, अवाम तो गालियां दे रही है और वो कह रहे हैं कि जूतों का हार लेकर इस्तकबाल करेंगे, जितनी महंगाई ये करके गए हैं, जितने वादे ये करके आए थे। हमारी अवाम बादशाह है, जूते लेके इस्तेमाल करेंगे। ये कभी किसी लीडर्स के ठहरे? आज किधर गए इमरान के लिए ये जो सपोर्टर्स है, बड़े आगे जलसे निकालते थे, भागे सारे। ये इस तरह ही होता है। भुट्टो आपको क्या किया था? उनको बेचारों को फांसी लगवा के एक बंदा उस वक्त नहीं निकला। मैंने इंटरव्यू किया था ब्रिगेडियर राहत लतीफ का, वो कहता है जी हम एक गाड़ी के साथ जाते थे और एक एस्कॉर्ट जाती थी और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग, कहता है एक बंदा जब हम जेल से कोर्ट जा करते थे, अंदाजा लगाओ। तो बात यह है कि जब लीडर चल रहा होता है, नारे आ रहा होता है, सब लगे होते हैं, बाद में लीडर को होता है सब भाग जाते हैं। ये एक बदकिस्मती है। कानून है, कानून को तोड़ना भी नहीं चाहिए। ठीक है मीर साहब, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के चेयरमैन के लिए आप देख रहे हैं एक और नई मुश्किल खड़ी होने जा रही है। जिस तरह से उस्मान डार मंजर आम पर आए, जब उन्होंने इंटरव्यू दिया, एक प्रोग्राम में वो बैठे थे, और जो बातें उन्होंने की हैं कि 9 मई की जो तमाम प्लानिंग थी, जितना कुछ किया गया पीटीआई चेयरमैन से किया गया, ये बातें वो अदालत में करने के लिए भी तैयार हैं। अब हम देख रहे हैं उस्मान डार पर भी जो ट्रोलिंग का सिलसिला है वो पीटीआई के फॉलोअर्स ने शुरू कर दिया है। पीटीआई चेयरमैन के लिए ये एक और नई बड़ी मुश्किल आप समझ रहे हैं, एक नई मुसीबत समझ रहे हैं? देखिए, ये जब वक्त पे होता है ना मसीह, ये छोड़ देते हैं, चाबी लगती है या इनका सॉफ्टवेयर है, फिर ये देते हैं। तो ऐसे लोगों को फर्क नहीं होती है कहीं किसी बात। आप देख लो कंपैरिजन क्या जो है, आपको याद है मार्शल लॉ का था, तो ये जो पार्टी मेंबर्स है, आप ले लो, क्या लाशें मार पब्लिकली फ्लॉगिंग की थी, लेकिन वो बंदा हटा। उसको कहते हैं खड़ा। इसी तरह पीएमएलएन के नवाज शरीफ पहले दायर में थे, हिले नहीं। यहाँ कई खड़े और जो भागदौड़े हैं, आपको पता है, और स्टेटमेंट 100 यूएस भी आपने स्टेटमेंट उन्होंने भी बड़ी बात की, लेकिन हो जाता है ये पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर। ठीक है मीर साहब, जिस तरह से अलीमा खान की स्टेटमेंट सामने आई कि चेयरमैन पीटीआई नाराज हैं सदर मुमलिकत से कि वो अपना आईनी किरदार नहीं निभा सके, तो ऐसा क्या चाहते थे चेयरमैन पीटीआई जो कि सदर मुमलिकत नहीं कर सके और बड़े मायूस हैं उनसे? जब सदर मुमलिकत की हम बात करते हैं, सदर मुमलिकत पार्टी के हो, वो पार्टी के नहीं होते हैं, वो पाकिस्तान। जब हम कहते हैं ना तो फिर नहीं ले सकते, ना ही उसको लेनी, किसी की भी बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए। क्योंकि अगर जब हम इंसाफ की बात करते हैं, बात करते हैं, तो वो नॉमिनी होते हैं वजीर आजम, पहले के थे, उसके बाद वजीर आजम चले गए, फिर दूसरे के थे। तो वो जब वो फेडरेशन के प्रेसिडेंट होते, तो आप वो प्रेसिडेंट थे, वो हमारे साथ इंसाफ किया, भाई वो आपके पास, there is no doubt about it, लेकिन at the end जो कानूनी तौर पे एक उनकी सीट देती है, वो एक पार्टी प्रेसिडेंट के प्रेसिडेंट ऑफ पार्टी। तो उन्होंने उसी तरह ही काम करना है कि जिस तरह सदर करता है अपने। तो मेरा ख्याल उनसे एक्सपेक्ट करना कि जी फेवर करें, आप जज को भी कह दें, किसी और को कह दें, कानून कानून। मैंने हमेशा कहा जो भी है इशू के अंदर, anybody, कानून has to be balanced, that's it। ठीक है मीर साहब, जिस तरह से फैसल वाबदा ने कहा कि नवाज शरीफ को वापस नहीं आना चाहिए, मशवरा वो दे रहे हैं, जलसों से मुतालिक बात की है। लाहौर में तो हम देख चुके हैं, हर पार्टी ने बड़े जलसे कर रखे हैं, उसमें पीपल्स पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, पीटीआई ने बहुत बड़े जलसे किए हुए हैं। अब आपको लगता है नवाज शरीफ मीनार पाकिस्तान में आएंगे, एक बड़ा जलसा कर पाएंगे, या ये पॉसिबिलिटी आपको नहीं दिखाई दे रही, या फिर 21 अक्टूबर के हम सबको इंतजार करना पड़ेगा? जिस तरह से अभी हम बार बार देख रहे हैं कि कारकुनान को लाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी है नून लीग को। देखें, ये
वो बताया गया, जैसे मैंने पहले कहा, कानून आपका है ना मेरा, कानून एक किताब का है, कॉन्स्टिट्यूशन का है, और जो आपके लीगल इम्प्लीकेशंस है। जिस तरह खुर्शीद शाह ने पहले कहा, कॉन्विक्ट है। आप क्वेश्चन उठता है, यहाँ तो वो मेडिकल ब्रांच में गए थे, तो वापस क्या उनकी कन्विक्शन खत्म हो गई है? अगर तो कन्विक्शन खत्म होगी तो बिल्कुल जा सकते हैं, वरना ऑर्डिनरली तो मुझे पुलिस के कई और कानूनदान बताए वो आएंगे। बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार पीजे मीर साहब, हमारे कन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब बात करेंगे मैशत के हवाले से। महंगाई की शरह सालाना बुनियादों पर 38.4% हो चुकी है, और शहरी इलाकों की अगर बात करें तो यहाँ पर यह शरह 4.7% और देही इलाकों में इस वक्त 3% तक बढ़ी है। बिजली की कीमतों की वजह से माहाना, सहमाही और सालाना पर मुतअद्दिद बार इजाफा किया गया, जिसके बावजूद पावर सेक्टर के जो गर्दिशी कर्जे हैं वो भी इस वक्त बढ़कर 23.1 खरब तक जा पहुंचे हैं। हर माह आने वाला बिल सार्फिन के लिए 440 वोल्ट के झटके से कम नहीं होता। बिजली के नरखों में इजाफे के बायस महंगाई की शरह सितंबर में 31.44% हो चुकी है, जो कि 4 माह की बुलंद तरीन शरह है। और ये सूरत हाल आम आदमी के लिए बहुत परेशान कुन है। इस वक्त पाकिस्तानी मईशत की क्या हालत है वो आलमी बैंक ने हमें बता दिया है। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को गरीब और मकरूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल कर दिया है, और ये अल्फाज पढ़ते हुए यकीनी तौर पर मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है, और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि हमारे हुक्मरान हैं। और अब आलमी बैंक ने 50,000 और कम आमदन वालों पर भी टैक्स लगाने का मशवरा दे दिया है। पाकिस्तानी रुपए के लिए हम देख रहे हैं कि अच्छे दिन हैं। रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले में इस वक्त मुसलसल बेहतर होती दिखाई दे रही है। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब ने हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान को जिस तरह से गरीब और मकरूज ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया है, ये एक्सपेक्टेड था या ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है, ये पहले से मुतवक्के था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि आई थिंक अगर आप आलमी बैंक की रिपोर्ट भी देखें, और मैंने वो रिपोर्ट गौर से पढ़ी है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमें अलार्मिंग हो। एक तो ये है कि सबने कहा है कि जो शॉर्ट टर्म मैक्रो स्टेबिलिटी है वो लानी है। आलमी बैंक की अगर रिपोर्ट को आप तफसीलन देखेंगे तो वो भी यही कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में मैक्रो स्टेबिलिटी जो है वो लानी है। उसके कुछ मेजर्स आपने देखे हैं कि कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए, जिसकी वजह से आप ये देख रहे हैं कि जो इस वक्त रुपए की कदर है वो थोड़ी सी ठीक हुई है। कुछ ग्लोबल चीज़ें हैं। अगर हम ऑन द पॉजिटिव्स रहें तो इस वक्त जो तेल की कीमत है वो $95 पे ब्रेंट था। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो वो 10% नीचे आके $86 पे आ गया। सो दैट्स आल्सो लिटिल हेल्पफुल फॉर द पाकिस्तान इकोनॉमी, अगर हम इन्फ्लेशन की मद में ही बात करें। दूसरी बात यह है कि जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर हैं उनको संभालना है, शॉर्ट टर्म में भी संभालना है और लॉन्ग टर्म में भी संभालना है। ये दोनों चीजें जो हैं ये रिफॉर्म मांगती हैं। इसकी तरफ हमारी तवज्जो उस तरह से नहीं है जो होनी चाहिए। उस रिपोर्ट में भी ये कहा गया है, मैं तो बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि एक्सपेंडिचर रिफॉर्म जो है वो टैक्स रिफॉर्म से अब ज्यादा, जिसे आप कहेंगे इंपॉर्टेंट हो गया है पाकिस्तान इकोनॉमी के लिए। इसका ऑप्टिक्स का भी ज्यादा अच्छा असर है, पर जो ऑप्टिक्स से भी ज्यादा है, हमें अपने पेंशन्स को, हमें अपने पीएसडीपी को, हमें अपने डेट की पेमेंट्स को, ये सारा काम जो है हमें बड़ी मेहनत से करना है। हमें अपनी जो 18वीं तरमीम के तहत जो अदारे नीचे देने थे, जो एसओईज के लॉसेज हैं, सो ये एक ओवरऑल पिक्चर है। इन सब का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, एक बहुत बड़ी सब्सिडी दी जाती है, उसको टारगेट करना है। आई थिंक मेनली बात इस पे हुई है। टैक्स की उन्होंने बात की है जरूर, पर उन्होंने बहुत सी और बातें की हैं। बट चूंकि सबसे ज्यादा जो प्ले अप हो गई है बात वो ये है कि वो ये शायद कह रहे हैं कि आप जो कम आमदन कमाने वाले लोग हैं उनकी जो 6 लाख की हमने छूट दी हुई है उसको नीचे लाएं। आई डोंट थिंक कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट इसको हमें लेना चाहिए। इससे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें करनी है। हमें रिटेल पे टैक्स लगाना है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स लगाना है, हमें अपनी प्रॉपर्टी को सही तरह टैक्स करना है, हमने टैक्स गैप्स फिल करने हैं। ये जो बात है ये आज की उसमें अगर आई थिंक अगर वो उसको रीमॉडल करेंगे तो वो जो 6 लाख था आज से 2 साल पहले, इन्फ्लेशन 30% पिछले साल हुई है, 25-28% इस साल होगी, तो वो तो रियल बाइंग पावर उसकी खत्म हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि ये जो बात उन्होंने की है वो उसको उनको रिव्यू करना चाहिए। मैं नहीं समझता कि ये आज की जो सिचुएशन है
ये उसमें मुनासिब है। तो ये एक ओवरऑल तनाजुल है। जिस तरह से हमने देखा इस साल जो हमने बिजली के बिल देखे, जितने ज्यादा बिल्स आवाम को भेजे गए हैं, इनडायरेक्टेड टैक्सेस उसमें हमने देखा वो लिए गए हैं, तो उसके बावजूद भी पावर सेक्टर के जो गर्दिशी कर्जे हैं वो इस वक्त बढ़कर 23.1 खरब तक पहुंच गए हैं। हर माह जो बिल आ रहा है वो सार्फिन के लिए बड़ा मुश्किल होता है उसको अदा करना, लेकिन इतने ज्यादा पैसे पे करने के बाद भी जो पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे हैं फिर वो क्यों बढ़ रहे हैं? आपने बहुत ही अच्छी और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात सामने रखी। आई थिंक जो पावर सेक्टर का रिफॉर्म है, और इसमें साथ साथ ये भी याद रखिए गैस सेक्टर को भी 2900 अरब रुपया गर्दिशी कर्जे की मद में इस वक्त गैस सेक्टर में भी बिल्ड हो गया है, जो आज से 5 साल पहले सिफर हुआ करता था। ये दोनों सेक्टर जो है इकोसिस्टम, यानी कि इनका जो पूरा जिस तरह का निज़ाम है उसमें एक तब्दीली मांग रहे हैं। ये चीज़ मांग रहे हैं कि ये स्टेट अपना रोल इसमें कम करे। डिस्कोस को आज भी मैं कहता हूं कि प्राइवेट सेक्टर एफिशिएंसी के लिए निकालना पड़ेगा। हमें अपनी जो टैरिफ का रिफॉर्म है वो करना पड़ेगा। हमें जो इम्पोर्टेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी थरकोल पे जाना पड़ेगा। हमें चाइनीज़ जो एग्रीमेंट्स हैं उनको रिव्यू करना पड़ेगा। अभी मैंने बड़ी कलीदी गुफ्तगू आपके सामने रखी है। कीमत बढ़ाना एक आसान काम है। कीमत बढ़ाना सबसे जिसे कहते हैं रिफॉर्म नहीं है। कीमत बढ़ाना सिर्फ एक पास थ्रू है ऑफ द इनएफिशिएंसीज ऑफ द जो चीजें सिस्टम में हम ठीक नहीं कर पा रहे। सो ये सब ठीक करना, और फिर इंडिजिनस यानी कि पानी, बिजली, सबसे एक कलीदी पाकिस्तान की एनर्जी सोर्स बनाना, उसको पानी से हमें ज्यादा से ज्यादा पैदा करना, और दूसरा जो हमारे पास हवा और का टनल्स हैं, प्लस जो हमारे पास अल्लाह का दिया हुआ सूरज की बहुत रोशनी है। अब ये सारा इकोसिस्टम किस तरह क्रिएट होगा, ये एक बहुत बड़ा टास्क है। इसकी तरफ मेरे ख्याल में अभी हमने जिसे कहेंगे एक इस तरफ शायद देख भी नहीं रहे, पर काम नहीं शुरू किया। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, तिजारत की आड़ में हमने देखा इतने अरसे से 76 साल से हम ये सुनते आ रहे हैं कि स्मगलिंग होती रही है। ये कोई आज की बात नहीं है। साबिका जो हुकूमतें हैं उनकी भी मुजरिमाना गफलत है। आज जो ऑपरेशन हो रहे हैं, अब आप ये समझते हैं इसके देर पास रात होंगे, इसका अब हमें फायदा मिल सकेगा? मैं ये समझता हूं कि मैं इसको मतलब लुक बैक तो जरूर कर सकता हूं, और इस पे मतलब संजीदगी से आज भी अगर गौर हो रहा है तो उसको खुशाई नहीं कहूंगा, इसलिए कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है वो खराब हो रही है, पाकिस्तान की तकवीयत पा रही है, इनफॉर्मल इकोनॉमी बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? क्योंकि बहुत बड़ा आंसर जो है वो अफगान ट्रांजिट ट्रेड से आ रहा है। अफगान ट्रांजिट ट्रेड की जो इम्पोर्ट थी वो मतलब $4 अरब हुआ करती थी, बढ़ के $6.7 अरब हो गई। उसमें ऐसी चीजें सिंथेटिक फाइबर, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक्स जा रही थी, ये सारी इनफॉर्मल इकोनॉमी में बिक रही थी, और बगैर टैक्स के चार्ज किए हुए बिक रही थी, बगैर कस्टम्स ड्यूटी के बिक रही थी। और इसको आप ब्लैक मार्केट कहें, ग्रे मार्केट कहें, जो मर्जी कहें, इसको नीचे लाना, स्मगलिंग को रोकना, और इस पर हेवी हैंडेडली स्टेट की रिट को एग्जर्ट करना, ये आज भी करें, कल भी करें, और करते रहें और इन्फोर्स करें इस चीज को। तभी आपकी लोकल सनत जो है वो इस्त्री बनाएगी, तभी आपकी लोकल सनत जो है वो बल्ब बनाएगी, तभी आपकी लोकल सनत जो है आपको टायर ट्यूब बनाएगी, और वो एक फॉर्मलाइज होगी और टैक्स भी देगी। एक बहुत बड़ा जो टैक्स का नुकसान है, एक बहुत बड़ा डॉलर्स जो बाहर जाते हैं, ये सब कुछ अगर सोचें तो इसके बहुत बुरे असरात थे। बट जिस तरह अभी एक SRO किया गया, उसमें एक नेगेटिव लिस्ट क्रिएट की गई कि ये तो अफगानिस्तान में जरूरत ही नहीं है, वो चीजें क्यों जा रही हैं। फिर एक 10% की फीस उन पे लगाई गई, फिर बैंक गारंटीज मांगी जा रही हैं। तो इसको फॉर्मलाइज करना चाहिए। 2010 से आई थिंक ये एग्रीमेंट हमारा जो है वो हर 6 महीने बाद वैसे ही रिन्यू हो जाता है। मैं तब से ये कह रहा हूं कि ये दिस इज अ रॉन्ग एग्रीमेंट, हमें इसको जाके इंटरनेशनल नॉर्म्स के मुताबिक ठीक करना है। डॉक्टर साहब, अभी ये जितने भी क्रैकडाउन किए जा रहे हैं, ऑपरेशंस हो रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं, आप समझते हैं दिस इज द बेस्ट टाइम कि निगरान सेटअप में सब किया जा रहा है? क्योंकि कोई भी जब सियासी हुकूमत आती है, हम देखते हैं जमहूरी हुकूमत आती है, उन पर फिर प्रेशर बड़ा होता है अपने सियासी ग्रुप्स का। Can I just say this? I think कि पाकिस्तान में तो इस वक्त एक दिन भी जाया करने का नहीं है। वो आज हो, वो PDM की गवर्नमेंट में हो, वो PTI की गवर्नमेंट में हो, वो उससे पहले चले जाएं। जो भी काम कर रहा है उसको करने चाहिए। ये जो इस वक्त काम हो रहे हैं, अगर स्मगलिंग को रोका जा रहा है, इसका तो कोई ताल्लुक गवर्नमेंट PDM की हो, PTI की हो या केयर टेकर हो, इसका ताल्लुक इससे कि स्टेट अपनी रिट को हर वक्त एग्जर्ट करे। ये कोई भी गवर्नमेंट हो, स्टेट की रिट एग्जर्ट होनी चाहिए। कोई चीज
स्मगलिंग हो रही है, कोई चीज होर्डिंग हो रही है, कोई चीज ग्रे मार्केट क्रिएट हो रही है, उसको खत्म करिए। तो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का काम है। इसके लिए तो लॉज ऑलरेडी मौजूद हैं, कोई कवानीन तो हमने नहीं बनाने, उन कवानीन का इजरा करना है और रिट को एग्जर्ट करना है टू द फुलेस्ट। और विद इन द लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अगर कोई लीकेजेस हैं तो उनको भी बंद करना है। इस पे तो कोई दो आरा नहीं हो सकती। बीइंग अ गुड टैक्स पेयर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, हम तो यही चाहते हैं ना कि हमारे तरह बाकी सब भी उसी निजाम का हिस्सा बने। और ये इसको तो मैं कहता हूं आज भी करना है और आने वाले अगले जब तक हम जिंदा रहें और तब तक करना इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इन चीजों पर। ठीक है, अच्छा इसहाक डार अभी ये कहते हमें दिखाई दे रहे हैं कि जब वो इत्तेहादी हुकूमत में थे और इत्तेहादी हुकूमत के जो दूरस इक़दाम थे उसकी वजह से अभी मुल्क की मईशत बेहतर हो रही है, पाकिस्तानी रुपया मुस्तहकम हो रहा है। आप इत्तफाक करते हैं उनकी इस बात से कि ये वही इक़दाम हैं जो कि साबिक हुकूमत उठाकर गई है? मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूं कि पाकिस्तान में इस वक्त ना कलीदी फैसले करने की जरूरत है। 50 रुपए का यूनिट बिजली का जो है वो किसी तरह भी कंफर्टेबल नहीं है, उसको नीचे लाने के बहुत से जराए हैं, वो काम करने चाहिए। एक बहुत ही क्लियर हेडेड प्रोग्राम रखना चाहिए अगले 5 साल का और उस पर एक्शनेबल सामने आने चाहिए और उन एक्शनेबल्स पे काम होना चाहिए। हर एक ने पाकिस्तान में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, इस पे कोई शक नहीं है, पर कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत बड़ा चाहिए बिकॉज टास्क बहुत बड़ा है। आई थिंक दैट इज हाउ आई वुड पुट इट। लेकिन जब भी हम देखते हैं, आलमी इदारों की तरफ देखते हैं, IMF की तरफ देखते हैं, अभी जैसे आलमी बैंक की जानिब से कहा गया कि जो 5 लाख रुपए माहाना आमदन वाले हैं उन पर 35% शरह से टैक्स आयद किया जाए, सिर्फ अवाम पर बर्डन डालने की बात की जाती है। तो आपको नहीं लगता कि बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए, कलीदी काम करने चाहिए, तो आप कलीदी तौर पे आप मुल्क के मसाइल को हल करें। अवाम पे बर्डन नहीं डालना चाहिए और बाहर भी नहीं देखना चाहिए, लोकल डॉक्टर से लोकल सर्जरी करानी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब हमारे साथ इन कॉन्फ्रेंस। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपके साथ शेयर करेंगे कुछ वायरल वाकयात और कुछ वायरल वीडियोस। तो चीन की मदद से इंडोनेशिया में पहली बुलेट ट्रेन सर्विस का आगाज कर दिया गया है। ये तेज रफ्तार ट्रेन इंडोनेशिया के दारुल हुकूमत जकार्ता और बैंडोइंग के दरमियान सफ़र करेगी। जकार्ता में इस हवाले से इफ्तिताही तकरीब भी मुनक्किद की गई जिसमें इंडोनेशियन सदर की जानिब से शिरकत की गई। इस मौके पर उन्होंने इस हवाले से खिताब करते हुए कहा कि ये इंडोनेशिया और जनूब मशरकी एशिया की पहली तेज़ रफ्तार ट्रेन है जो कि आप इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर रहे हैं। और इसकी अगर स्पीड की बात करें तो 350 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये सफ़र कर सकती है। इंडोनेशियन सदर का इस हवाले से कहना था कि इस ट्रेन में 8 बोगियाँ लगाई गई हैं और अगर इसमें मौजूद फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो वाईफाई भी इसमें मौजूद है, USB चार्जिंग पोर्ट्स की सहूलत भी मौजूद है, जबकि एक वक्त में ये 601 अफराद इसमें सफ़र भी कर सकते हैं। 7 अरब 30 करोड़ डॉलर का ये मंसूबा है जो कि चीन के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है। इंडोनेशिया दुनिया का चौथा बड़ा मुल्क है और चीन इसका सबसे बड़ा और सरमायाकार शराकतदार है और ये एक बड़ी अहम अचीवमेंट है जो कि इंडोनेशिया के लिए है। आगे बढ़ते हैं, कराची का रुख करेंगे जिसके इलाके जमशेद रोड पर पेट्रोल पंप पर लूट मार की CCTV वीडियो हमने देखा, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुई। मोटरसाइकिल सवार जो 2 मुल्जिमान थे वो गुज़श्ता रोज़ जमशेद रोड पर पेट्रोल पंप से रकम और मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हुए थे और पुलिस का बताना है कि मुकाबले के बाद इन दोनों ही मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया जो कि एक अच्छी बात है क्योंकि कराची में जो स्ट्रीट क्राइम है वो डे बाय डे हम देख रहे हैं बढ़ता नजर आ रहा है। पेट्रोल पंप पर लूट मार इन्होंने की, मुल्जिमान जो गिरफ्तार किए गए हैं, पुलिस का बताना है कि मुल्जिमान की शनाख्त तंजीम उर्फ हेलीकॉप्टर और तनवीर के नाम से की गई है। इन मुल्जिमान के खिलाफ महमूदाबाद, टीपू सुल्तान और बलोच कॉलोनी थाने में भी मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज हैं। जिस तरह से मनाजिर भी इस वक्त न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं कि किस तरह से ये वारदात यहाँ पर की गई हैं, जिसके बाद पुलिस के साथ इनका मुकाबला भी हुआ और इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। एक अहम कार्रवाई पुलिस की जानिब से की गई कराची में, जहां आए रोज़ हम सुनते रहते हैं कि इस तरह के चोरी के डकैती के जो वारदात हैं वो रिपोर्ट होते हैं। CCTV के ज़रिए अब इनकी शनाख्त भी हो चुकी है। मोटरसाइकिल सवार 2 ये मुल्जिमान थे। जमशेद रोड पर पेट्रोल पंप से इन्होंने नकदी भी वहाँ से छीनी है, मोबाइल फ़ोन छीन कर फरार हुए हैं, जो कि ज़ाहिरी बात है आजकल हर इंसान के पास मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं और फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाया जाता है इन तमाम लोगों की जानिब से। जब वो खुसूसी तौर पर अपनी फैमिलीज़ के साथ होते हैं या सिग्नल पर खड़े कर रहे होते हैं तो उस वक्त ये वारदातें की जाती हैं। तो अभी पुलिस के मुताबिक इन दोनों मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
लूट मार के इस वाक़े में मुलव्विस थे। इनकी शनाख्त भी इस वक्त हो चुकी है और इन मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ महमूदाबाद, टीपू सुल्तान और जो मुतअद्दिद थाने हैं वहाँ पर भी मुकदमा दर्ज हैं। एक और वायरल वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे और अब आपको बताते हैं कि महंगी जो गाड़ी है उस पर सब्ज़ी कैसे फ़रोख्त की जाती है। तो ये एक किसान है जिनके पास एक बहुत ही महंगी सुपर लग्जरी कार है जिस पर वो सब्ज़ी फ़रोख्त करने के लिए रोज़ आते हैं और सब्ज़ी बेचने के लिए उन्होंने 44 लाख भारतीय रुपए से ज़ायद मालियत की ये लग्जरी ऑडी गाड़ी है जिसमें वो रोज़ आते हैं। इनकी वीडियो बड़ी वायरल हुई है, बड़ा पसंद कर रहे हैं लोग इस वीडियो को। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय रियासत केरला से ताल्लुक़ रखने वाले ये किसान हैं जिनके पास ये लग्जरी ऑडी A4 है जिसकी कीमत 44 लाख भारतीय रुपए है। ये किसान अपनी महंगी तरीन गाड़ी में बाजार आता है बड़े ठाट बाट से, फिर अपनी सब्जियों का वहाँ पर स्टॉल लगाता है और फिर सब्जियां बेचकर वापस इसी गाड़ी में रवाना हो जाता है। तो वहाँ पर तो ये काफ़ी वायरल हुआ है। इस हवाले से इस किसान ने जो अपनी वीडियो है ये अपने सोशल वेबसाइट इंस्टाग्राम पर भी शेयर की है जिसमें उनका जो अकाउंट है वो बनाया गया है फार्मर के नाम से। उन्होंने ये बनाया गया वैरायटी फार्मर के नाम से। किसान की जानिब से शेयर की गई ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रही है जिसमें उसे खेत से हम पालक तोड़ते हुए भी इस वक्त देख रहे हैं। खुद वो काम करते दिखाई दे रहे हैं। कुछ स्टाफ, कोई काम करने वाला शख्स उनके साथ मौजूद नहीं है, हेल्पर मौजूद नहीं है। और फिर इस किसान को सफ़ेद रंग की ऑडी A4 में बैठकर उसे एक रोड किनारे बिछाकर पालक फरोख्त करते भी देखा जा सकता है जिसे बड़ा पसंद किया जा रहा है। हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। वनडे वर्ल्ड कप का आगाज आज भारत में होने जा रहा है जहां छक्कों और चौकों की बरसात का मौसम आ चुका है। कौमी शाहीन भारत में मौजूद हैं और इस वर्ल्ड कप के लिए भी हमें तैयार दिखाई दे रहे हैं। आज डिफाइट चैंपियन इंग्लैंड और न्यूजीलैंड की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी और कल ग्रीन शर्ट्स नीदरलैंड के खिलाफ मैच से अपने वर्ल्ड कप में सफर का आगाज करेंगे। भारत में होने वाले वर्ल्ड कप से पाकिस्तान क्रिकेट के जो शायकीन हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस लगा रखी हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम वर्ल्ड कप कैंपेन्स डे में शिरकत के लिए हैदराबाद से खुसूसी तैयारी के जरिए अहमदाबाद पहुंचे थे जहां उन्हें वर्ल्ड कप के हवाले से तकरीब में शिरकत करना थी। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम और मेज़बान टीम भारत के कप्तान रोहित शर्मा एक साथ स्टेज पर आए जिसके मनाजिर आप न्यूज़ की स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। इस मौके पर बाबर आजम का कहना था कि हमें बिल्कुल भी नहीं लगा कि हम भारत में मौजूद हैं, हमें ऐसा लगा कि हम अपने ही मुल्क में हैं और हम ऐसे शानदार इस्तकबाल की तवक्को भी नहीं कर रहे थे। हैदराबाद में हमारा बहुत ही ज़बरदस्त इस्तकबाल हुआ। हम वर्ल्ड कप में अपना 100% देंगे और इसके लिए हम बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस ने हमें ज्वाइन किया। अवैस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आज आगाज़ होने जा रहा है इस वनडे वर्ल्ड कप को आप किस तरह से डिफरेंट देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा टूर्नामेंट आपको पता है वर्ल्ड कप है, हमेशा वर्ल्ड कप का प्रेशर भी होता है। वार्म अप मैचेस आपने देखे हैं जिस तरीके से वार्म अप मैचेस भी ऑर्गेनाइज किए गए, लेकिन इंडिया के लिए थोड़ा सा आपको पता है दोनों वार्म अप मैचेस वॉश आउट हो गए थे। तो कहीं ना कहीं शायद बात भी हो रही है कि ये साया तो नहीं कि मंडला रहा कि बारिश उनसे अफेक्ट करेगी इस वर्ल्ड कप को। थोड़ा लंबा वर्ल्ड कप है ये वाला। पाकिस्तान को आपको हमेशा पता है कि पाकिस्तान को लॉन्गर फॉर्मेट्स ज्यादा सपोर्ट करते हैं क्योंकि ऑन द लाइटर नोट पाकिस्तान बड़ा लेट जाना चाहता है हमेशा इन टूर्नामेंट्स में जागते हुए। लेकिन पाकिस्तान टीम आपको पता है दूसरे नंबर की इस वक्त टीम ओडीआई क्रिकेट में दुनिया में वो दाखिल होंगे। बाबर आजम का बैक इन द फॉर्म आना, इफ्तिखार का फॉर्म में आना, साउथ शकील, रिजवान एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के लिए, लेकिन थोड़ा सा एक बड़ी साइन भी आपको पता है नसीम शाह पाकिस्तान का अटैक लीड नहीं करेंगे। स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस में थोड़े से मसले आपको नजर आ रहे हैं कि विकेट्स नहीं ले पा रहे। लेकिन थोड़ा सा हमें भी रियलाइज करना चाहिए कि जो आपके दोनों मैचेस वार्म अप मैचेस खेले गए थे, यहाँ तक कि जो दो मैचेस जो उनसे आपके वर्ल्ड कप के स्टार्ट किए हैं वो खेले जाने हैं। हैदराबाद की विकेट जो कि एक रोड विकेट है, फटा विकेट है, वहां पर कुछ ज्यादा सच सपोर्ट बॉलर्स को नहीं है। आखिरी जो ओडीआई मैच हुआ था जिसमें इंडिया का मुकाबला था, मुझे याद नहीं आ रहा किस कंट्री के साथ, तो उसमें 700 स्कोर हुआ था उस मैच के अंदर, 350-350। तो वो इस किस्म की विकेट है, वहां पर वो बॉलर ज्यादा सपोर्टिव होते हैं जो विकेट टू विकेट वेरिएशंस लेके आते हैं। और ठीक है वैसे पाकिस्तानी टीम को हम डिस्कस करेंगे। आज के मैच के हवाले से पहले आपसे जानना चाहूंगा, इंग्लैंड न्यूजीलैंड क्या समझते हैं, कौन सी टीम ज्यादा अच्छा खेल सकती है? और जिस तरह से 2019 में हमने देखा आईसीसी वर्ल्ड कप में जो फाइनल में एक ड्रामा हुआ, उससे आईसीसी ने आपको लगता है एक सबक सीख लिया है कि इस बार टाई ब्रेकर के लिए बाउंड्रीज शुमार नहीं की जाएंगी?
देखें आईसीसी तो जो हालात हैं आईसीसी के सबक तो कभी भी नहीं सीख सकता, समझ में नहीं आती कि मामलात क्या चलते हैं क्या नहीं है। लेकिन एक आपको पता है दोनों टीम्स की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड वो वाहिद टीम है जिसने ऑलमोस्ट सेमीफाइनल्स नहीं तो फाइनल्स खेला ही है, क्वार्टर फाइनल्स तक तो वो जाती है इस बड़े टूर्नामेंट्स के अंदर। वो बड़ी अच्छी साइड आपको नजर आती है। केन विलियमसन आपको पता है लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं, मुझे वैसे भी कप्तान के तौर पर बड़े जबरदस्त लगते हैं, बड़े रिलैक्स रहते हैं। जो भी प्रेशर सिचुएशन हो केन विलियमसन ने परफॉर्म करके दिखाया है न्यूजीलैंड टीम के लिए। आपने प्रैक्टिस मैचेस में भी देखा होगा उन्होंने रविंद्रा को यूज किया ओपनिंग के अंदर, रविंद्रा बल्कि डाउन दी ऑर्डर बैटिंग करते हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी ओपनिंग वहां पर अपना संभाली थी, तो उनके पास फायर पावर मौजूद है। लेकिन दूसरे एंड पे इंग्लैंड टीम आपको पता है वन ऑफ द बेस्ट टीम्स इन द वर्ल्ड, बड़े कम टाइम में इंग्लैंड ने हाइप पकड़ी है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। आपको याद हो 2019 से पहले की बात मैं कर रहा हूँ, आप थोड़ा उससे पहले चले जाएं तो हम बात इंग्लैंड की रेड बॉल क्रिकेट पे करते थे कि रेड बॉल की बड़ी तगड़ी साइड है, लेकिन जिस तरीके से एक स्पार्क उनको अब नजर आपको आता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, उनके पास फायर पावर मौजूद है, पेसर्स मौजूद हैं, स्पिन बॉलिंग ऑप्शन की बड़ी तगड़ी मौजूद है। लेकिन इंग्लैंड का वही सिस्टम है कि अगर आप पहले पावर प्ले के अंदर या पहले इनिशियली अगर आप उनके 2 से 3 डेंट कर देते हो तो आपको अंडर प्रेशर इंग्लैंड की टीम नजर आती है। स्टोक्स का आपको पता है एक बड़ा इफेक्ट है इंग्लैंड टीम में, लेकिन वो इंजरी का शिकार है। खबर आ रही थी कि मैच डे के दिन हम डिसाइड करेंगे वो मैच खेलेंगे नहीं खेलेंगे। तो इट्स अ गुड स्क्वाड, गुड अपना जॉस बटलर जिस तरीके से लीड कर रहे हैं इंग्लैंड टीम को, लेकिन मैच बहुत तगड़ा होगा। ये रोड विकेट है, यहाँ पर इतना ज्यादा सपोर्ट बॉलर्स के लिए नहीं होगा। बैटिंग ट्रैक है अहमदाबाद की विकेट, तो जो स्कोर है आपने प्रैक्टिस मैचेस में तो 300 350 के करीब भी स्कोर देखा है, लेकिन जब वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है जो मेरे शायद मैं जो जज कर रहा हूँ कि स्कोर थोड़ा सा बदरीज कम होगा क्योंकि प्रेशर होता है वर्ल्ड कप का। इतना आसान नहीं होता कि आप फ्री फ्लो वहां पर नहीं खेलते वर्ल्ड कप। ठीक है, बस जिस तरह से आप ये बात कर रहे हैं कि जो अभी पिचेस हम देख रहे हैं फ्लैट पिचेस आप जिस तरह से कह रहे हैं, फट्टा विकेट्स आप कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स खासतौर पर जो फास्ट बॉलर्स है वो हम देख रहे हैं कि एशिया कप से उनकी परफॉर्मेंस खराब हुई है। बड़ा डिस्कस किया जा रहा था पाकिस्तानी बॉलर्स को कि बड़ा परेशान करेंगे वर्ल्ड कप में। पिचेस को अगर हम एक तरफ रखें, आपको लगता है उसके अलावा भी कुछ इश्यूज का सामना करना पड़ रहा है? शाहीन जिस तरह से स्ट्रगल करते दिखाई दे रहे हैं, हारिस स्टोक्स स्ट्रगल कर रहे हैं। देखिए आपका जो पेस बैटरी का ट्रायो था वो तो अब टूट चुका है। आपके 2 पेस बैटरी जिनके ऊपर ज्यादा बैन करती है पाकिस्तान टीम वो मौजूद हैं। शाहीन शाह अफरीदी का बहुत से लोग, मैं भी एक शो में बात ही कर रहा था कि बहुत से लोग शायद इस चीज को डिसएग्री मुझसे करें, लेकिन मैं नसीम शाह को ज्यादा रीड करता हूँ शाहीन शाह अफरीदी से। शाहीन शाह अफरीदी इज अ बिग बहुत बड़ा नाम है, बड़े फास्ट बॉलर हैं, नोन टू गेट विकेट्स इन द इनिशियल ओवर। लेकिन एक आपने एक चीज देखी होगी जो कि अगर एक 2 से 3 ओवर्स में शाहीन शाह अफरीदी केपेबल नहीं होते आउट करने में तो एक पैनिक बटन उनको ऑन हो जाता है। उस पैनिक बटन को कंट्रोल करने के लिए जो दूसरे एंड पे फास्ट बॉलर है जॉन, क्योंकि आपके पास हसन अली इस वक्त मौजूद है, हसन अली पे बड़ा एक दारोमदार होगा कि वो किस तरीके से इकोनॉमी रेट को मेंटेन करते हैं और रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट लेते हैं। जो आपका अटैक पेस डिलीवरी है वो स्ट्रगल इस वक्त कर रहा है ऑब्वियसली, क्योंकि वार्म अप मैचेस में भी आपने देखा कुछ खास इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। वार्म अप मैचेस उसमें आप ज्यादा बस ट्राई आउट करते हो कि आप कॉम्बिनेशन को या आप यूज टू कंडीशंस को करते हो, लेकिन जब आप बड़े टूर्नामेंट में जाते हो, बेशक नीदरलैंड्स की भी टीम है, नीदरलैंड्स की टीम ने साउथ अफ्रीका को हराया हुआ, तो आप किसी टीम को आसान यहाँ पर ले नहीं सकते। आपने बैक टू बैक मैचेस जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए, तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि आपकी पेस बैटरी और जो स्पिन बॉलिंग यूनिट है, क्योंकि देखें शादाब खान की अनफॉर्चुनेट है हमारे यहाँ पर होता है कि वाइस कप्तान को हम इतनी जल्दी साइडलाइन नहीं करते, लेकिन पाकिस्तान से तो बड़ा कोई कप्तान नहीं है ना कोई प्लेयर है। अगर पाकिस्तान की बात आती है तो आई गेस शादाब खान को भी शायद सोचने की वाली बात है मैनेजमेंट को कि उनको मैनेजमेंट को बिल्कुल सोचनी चाहिए। अच्छा, बार बार हम देख रहे हैं एक बात बड़ी की जा रही है कि भारत ने जिस तरह से कुछ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को वापस बुलाया, अश्विन को वापस बुलाया, इस तरह से ऑस्ट्रेलिया ने भी कुछ तजुर्बेकार खिलाड़ी शामिल किए, हमने ऐसा क्यों नहीं किया? अगर हम विकेट कीपर का बैकअप देखें, रिजवान का बैकअप सरफराज हो सकते थे, उनको साथ ले जाया जा सकता था, इमाद वसीम को टीम में शामिल किया जा सकता था। आप क्या समझते हैं, एक्सपीरियंस प्लेयर को लेकर जाते तो एक बेनिफिट तो रहता पाकिस्तानी टीम के पास? देखें ये चीज़ तो बहुत सी आपको पता है बहस भी हो रही है इमाद वसीम के नाम को लेकर, स्पेशली क्योंकि इमाद वसीम एक तो एक्सपीरियंस भी हैं, वर्ल्ड कप भी खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से, और जिस तरीके से वो इन विकेट्स के ऊपर वो सपोर्टिव हो सकते थे अटैक के अंदर पाकिस्तान के लिए, तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर होती है। लेकिन एक रीज़न आपको पता दिया गया कि जी लिमिटेड ओवर्स ज़्यादा उन्होंने खेली एज कम्पेयर टू ओडीआई क्रिकेट, और इसलिए हम लेके नहीं जा रहे। फिर हारिस की बात हो रही है, देखिए हारिस डायनामिक प्लेयर है लेकिन वो ज्यादा है T20 के एज कम्पेयर टू वनडे क्रिकेट। मैं खुद भी ये बात करता हूँ कि शायद आपको वनडे क्रिकेट के अंदर आपको विकेट कीपर बैट्समैन की जरूरत थी जो कि आपका साथ दे सकते हैं, लेकिन आपने जो स्क्वाड इस वक्त अनाउंस किया है, फिर सबसे बड़ा जो इस वक्त सवालिया निशान पाकिस्तान टीम पे ये आता है कि जो 15 मेंबर स्क्वाड है उसके अंदर आपके पास बैकअप विकेट कीपर है ही नहीं है रिजवान की। अगर खुदा न खास्ता वो इंजर्ड हो जाते हैं फिर आपका क्या आगे प्लान होगा? ये प्लानिंग जो उनकी है
आप देखें वर्ल्ड कप से 1 महीना पहले नहीं करते, आप वर्ल्ड कप से 1 साल पहले करते हो प्लानिंग कि हमने बैकअप क्या करना है, हमने कौन सा प्लेयर लेके जाना है, कौन सा नहीं। सबसे बड़ा जो मसला रहा क्रिकेट बोर्ड के अंदर वो ये था कि आपकी जो लड़ाई कुर्सी की लगी रही है, आप उसके अंदर ये भूल गए थे कि हमने एशिया कप से पहले पाकिस्तान की सीरीज कितनी रखनी है, एशिया कप के बाद हमने क्या करना है पाकिस्तान के लिए, ताकि हमारे पास एक अच्छा जेलअप स्क्वाड वर्ल्ड कप के अंदर जाता। दूसरी टीमें तो अपना सीरीज खेल रही थी, हम तो बेचारे कुर्सी वाले मामले पे लगे हुए थे। तो ये जो चीजें सारी मैं कहता हूँ कि ये हर्ट करती हैं टीम को। तो यहाँ पर लेकिन अब वही चीज है कि वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है, यही टीम है, इसी को बैकअप करना है। अल्लाह करे कि ये परफॉर्म कर जाए, क्योंकि नासिर हुसैन की बात मैं कोट करूंगा, जब उनसे पूछा गया पाकिस्तान टीम का तो उन्होंने यही कहा था कि ये वो टीम है जो नीदरलैंड से भी हरा सकती है, लेकिन इस टीम पे इसलिए कोई ज्यादा बात नहीं कर सकता। एक टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे से हारती है और फाइनल्स खेलती है, अनप्रेडिक्टेबल है, बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। अच्छा, एक बड़ा तनकीद की जा रही है हमारी फील्डिंग डिपार्टमेंट पर। हमने देखा जब श्रीलंका के खिलाफ सीरीज हम खेले, अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज खेले, वहां पर फील्डिंग हमारी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो चुकी थी। एशिया कप में जब हम आए और अब जो हम मैचेस देख रहे हैं, वार्म अप मैचेस, यहां पर फील्डिंग को अचानक से क्या हो गया? हाँ देखें, फील्डिंग का तो हमेशा हमको पता है कि इशू रहा है पाकिस्तान के, लेकिन थोड़ा सा मैं इसी चीज़ को मैं बता रहा हूँ ना आपको कि जो वार्म अप मैचेस को मैं कंपेयर नहीं करना चाहता किसी बड़े मैच के साथ, क्योंकि वार्म अप मैच में आप कोशिश यही करते हो कि बस आप एक नॉर्मल एक वार्म अप मैच होता है ना कि जेलअप स्क्वाड के लिए होता है, ठीक है जीतना भी जरूर होता है, लेकिन वो एक स्क्वाड को जेलअप करने के लिए होता है। वहां पर आप डाइव नहीं मारते, इंजरी का भी आपको डर है, पहले ही आपके प्लेयर्स आपके इंजर्ड हैं जो आप उसका खमियाना भुगत रहे हो। तो मैं नहीं चाहता कोई और प्लेयर इस चीज में इंजर्ड, लेकिन फील्डिंग स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि देखें जब इतने बड़े स्टेज मैचेस में आप जाते हैं तो आपको याद हो हसन अली ने जो कैच छोड़ा था शहीनशाह अफरीदी की बॉल पे मैथ्यू वेड का, जो जिसकी वजह से हम फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाए थे दुबई में जो वर्ल्ड कप हुआ था। वो फील्डिंग स्टैंडर्ड्स आपको मेंटेन यहाँ पर उसको भूल के करने पड़ेंगे। वो आपको याद है हसन अली ने उसी चीज को कोट भी किया था कि उसके बाद मैं बहुत ज्यादा प्रेशर में भी रहा हूं, तो वो साइकोलॉजिकली बड़ा एक प्रेशर आपको बिल्ड करती है जब आप रन्स लीक करते हो। तो फील्डिंग जब तक साथ नहीं फास्ट बॉलर्स का देखिए। ठीक है अवैस एक लास्ट कमेंट मैं आपसे चाहूंगा, आज के मैच की प्रेडिक्शन और कल के मैच की प्रेडिक्शन के हवाले से, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड और पाकिस्तान या नीदरलैंड और पाकिस्तानी कौन से प्लेयर्स हैं जिन्हें आप परफॉर्म करता देख रहे हैं? देखिए आज इंग्लैंड है, डायरेक्टली मैं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से फायर पावर इंग्लैंड रखता है, यहाँ पर इंग्लैंड के ज़हन में होगा 350 प्लस स्कोर हमने करना है, तो इंग्लैंड मेरे लिए आज के लिए। और कल के मैच में पाकिस्तान है, ऑब्वियसली जिस तरीके से पाकिस्तान दुनिया की दूसरे नंबर पर टीम है यहाँ पर जारी, लेकिन मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान का ओपनिंग डिपार्टमेंट। देखिए बॉलर्स तो अपनी जगह, अगर आपका ओपनिंग डिपार्टमेंट क्लिक कर गया, फखर जमान जिस पे बहुत ज्यादा रिलक्टेंसी पाकिस्तान टीम दिखाती है, बैकअप भी करती है, बिलीव मी पाकिस्तान टीम फिर तगड़ी जाएगी इस टूर्नामेंट के अंदर, लेकिन आपके ओपनिंग डिपार्टमेंट को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद अवैस हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन। पाकिस्तानी टीम की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तानी टीम अपना पहला मैच कल से जो फतूहात का आगाज़ है वो कर दे, और इंडिया से भी कोशिश यही करे कि मैच जीतें और वर्ल्ड कप की ट्रॉफी पाकिस्तान वापस लेकर आएँ। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे आपकी हेल्थ से मुताल्लिक, और आज हम बात करने जा रहे हैं घुटने और उनके दर्दों के मसाइल के हवाले से। घुटने और उनके इर्द गिर्द ढांचे में दर्द इंतहाई परेशानी का बाइस हो सकता है। इस दर्द में मुब्तला जो मरीज़ हैं उनकी अक्सरियत रात दिन तकलीफ़ और बेचैनी में रहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर हम देखते हैं जो हरकत का निसार है वो घुटनों पर होता है। इसलिए अगर घुटने मुख्तलिफ मसाइल का शिकार हैं तो फिर हमें अपनी रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं वो पूरी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इन मुश्किलात से बचने की सबसे बेहतर सूरत ये होती है कि घुटनों के दर्द की वजूहात का तयन किया जाए। कौन सी ऐसी अलामात हैं, कब हमें डॉक्टर को देखना चाहिए, इस सेगमेंट में हम डिटेल के साथ इसको डिस्कस करेंगे। और इस दर्द की जो मुमकिन वजूहात हैं वो मंदरजा झेल भी हो सकती हैं, जिसमें जैसे कि कैल्शियम की कमी है, जिस्मानी कमज़ोरी है, नींद का ना आना है, जिस तरह से जो हमारा स्लीपिंग ऑर्डर है अगर हम उसको ख़राब कर लेते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बोझ उठाना जो कि हम अक्सर देखते हैं कि जिम्स में किया जाता है, और मुख्तलिफ ऐसी वजूहात हैं। क़ुव्वत मुदाफ़त अगर आपकी कम होती है या मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाती है। स्पेशली हमने देखा कि कोविड के बाद जो इम्यूनिटी है वो लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, और जो हड्डियों के अंदर मौजूद झिल्ली है उसका मुतासिर हो जाना इसमें शामिल है। जिस तरह से यूरिक एसिड बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल की ज़्यादती हो जाती है, तो ये तमाम वजूहात हैं जिसकी वजह से आपको अपने घुटनों में दर्द होते हैं। और साथ ही साथ ये भी देखने में आता है कि जिस तरह से सर्दी का मौसम शुरू होने जाता है तो ये दर्दों में इजाफा हम देखते हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर मोहम्मद हुसैन मुर्तज़ा ने ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। सबसे पहले तो जोड़ों का दर्द हमें होता क्यों है, क्या वजूहात हैं, क्या अलामात हैं इसकी?
इसमें सबसे बड़ी रीज़न ये होती है कि हम लोगों का एक लाइफस्टाइल इस तरह का है। जो चीज़ें अगर आप देखा जाए, अगर हम आर्टिकल्स के अकॉर्डिंगली देखें, रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली देखें, तो जो इश्यूज 50s में जाके होने चाहिए वो हमारे यहाँ 30s में लोगों में देखने को मिलते हैं। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है, हम लोगों का लाइफस्टाइल इस तरह का है, हम लोगों ने एक्सरसाइजेज से हम लोग बहुत दूर जा चुके हैं। हम लोग फ्राइड चीज़ें, इस तरह की डाइट्स हम लोग लेते हैं। हम लोग प्रॉपरली जिसको कहते हैं फ्रूट्स, मिल्क का इंटेक, हम लोगों में अगर देखा जाए इस टाइम 80% लोगों से अगर पूछा जाए वो कहते हैं हम दूध पीते ही नहीं है, या पता नहीं काफ़ी देर होगी दूध पिए, स्मेल आती है उसमें, स्मेल आती है, टेस्ट नहीं अच्छा लगता है कि खालिस दूध मिलता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा इशू है। इस वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा ये इशू देखने को मिलता है। एक हम लोगों की इस टाइम जो एक्टिविटीज़ है, हम लोगों का ऑफिस वर्क है, 8-8 घंटे 10-10 घंटे की ड्यूटी है, लोग बैठे हैं, जिस तरह IT एक्सपर्ट्स हैं, कंप्यूटर यूजर्स हैं, उनमें तो ज़्यादा आजकल इशूज़ हो रहे हैं। उनमें तो 30 से भी पहले 25-26 ईयर्स के जो यंग मेल हैं उनमें ये इशू होता है कि हमारी बैक का इशू है, हमारे नीज का इशू है। फीमेल में बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं है, लाइफस्टाइल का बड़ा इशू है। इसी तरह जंक फूड खाना है, जंक फूड खाना है, और उसकी वजह से और टाइम पे अपनी असेसमेंट भी नहीं करवानी। हम लोगों में किया है कि अगर पेन आ रही है हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि चलें कोई बात नहीं। वो जब चीज़ बिल्कुल अपने एंड पे पहुंच जाती है फिर हम डॉक्टर को कंसल्ट करते हैं और कहते हैं कि ये बस 1 से 2 दिनों में ठीक हो जाए। टेस्ट करवाने का कॉन्सेप्ट मैंने देखा बड़ा कम है, हम लोग नहीं करवाते तब तक जब तक दर्द अपनी पीक तक नहीं पहुंच जाती। तो कौन सी ऐसी अलामात हैं जिसके बाद फौरी तौर पर डॉक्टर के पास जाना चाहिए? अगर आप जिस तरह हम घुटनों की बात करें कि अगर आपको घुटने में दर्द है, आपको उसमें स्वेलिंग आ रही है, या उसमें रेडनेस फील हो रही है, या आप कहते हैं आपका टेम्परेचर नी का चेंज हो रहा है, या उसके अलावा अगर आप देखें तो आप वेट बेरिंग जिसे कहते हैं, वेट नहीं प्रॉपरली आ रहा, आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप उसको फ्लेक्स कर रहे हैं या एक्सटेंड कर रहे हैं तो आपको पेन आ रही है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील होता है तो आपको उससे टाइम एक्सरे की तरफ जाना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें देखने में तो आती हैं लेकिन ये लीड कर रही होती हैं किसी बड़े इशू को। तो हमें इसको स्टार्ट में ही पकड़ लेना चाहिए जब ये हमें सिम्टम्स आए। ठीक है। अच्छा, और इन चीज़ों की वजूहात क्या बनती हैं? जिस तरह से हम ये देखते हैं कि विटामिन्स की कमी है, जिस तरह से आपने भी कहा दूध नहीं पीते, फ्रूट्स नहीं खाते, और अब रुझान ये आ गया है कि हम मल्टीविटामिन्स की तरफ आ चुके हैं और बच्चों को भी हम उस तरफ ला चुके हैं। हालांकि फ्रूट्स में सारी चीज़ें मौजूद हैं, उनको नहीं खाया जाता। जिस तरह से हम कैल्शियम को डिस्कस कर रहे थे ब्रेक में, तो कैल्शियम की प्रॉपर इंटेक होनी चाहिए। बिल्कुल, हमारे यहाँ पे हम लोग आर्टिफिशियली चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, मल्टीविटामिन्स की तरफ जा रहे हैं, लेने चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन जब आपके पास फ्रूट्स हैं, आपके पास दूध है, आपके पास मीट है, आप लोग इन चीज़ों को क्यों नहीं खाते? हम लोग इन चीज़ों को नहीं खाते। हम कहेंगे कि एट द एंड ऑफ डे हम एक मल्टीविटामिन ले लें। और इसमें एक और बहुत बड़ी रीज़न है ओबेसिटी, मोटापा। बिल्कुल, मोटापा एक इस तरह की चीज़ है, इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी का वेट ज़्यादा हो जाता है, आपकी नीज पे लोड ज़्यादा आता है, जिस वजह से आपके जॉइंट वीक हो जाते हैं। क्योंकि हमारा जो नी जॉइंट होता है ये ऐसा इस तरह से होता है, इसके अंदर एक कार्टिलेज होता है जो इसको कुशन प्रोवाइड करता है, आपस में दो एंड्स को रगड़ खाने से बचाता है। तो जब हम ओवर यूज एक्टिविटी करते हैं उस वजह से वो ख़त्म होने लग जाता है और हड्डियाँ आपस में रगड़ खाती हैं, फ्रिक्शन शुरू हो जाती है। और जो मोटापा है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल इसमें फिर अदा करता है, क्योंकि वो घुटनों पर फिर उतना ज्यादा बर्डन होता है। स्पेसिफिकली फिर कौन सी ऐसी एज है जिसमें फिर हमें ज्यादा मोहतात रहना है, ज्यादा ख्याल रखना है? हमें ज्यादा एहतियात ऑलमोस्ट 30 से ही कर लेनी चाहिए, लेकिन 50 में जब हम जाते हैं फिर हमें सोच लेना चाहिए कि अब हमने इन चीज़ों को अपना पार्ट ऑफ लाइफ बनाना है, हमने एक्सरसाइजेस को करना है। हम कुछ भी ना करें, हम एक वॉक करें, हम पिलो लेके अपनी दोनों नीज के दरमियान में पिलो को प्लेस करके, तो पिलो को प्रेस करें दोनों नीज के साथ अंदर की तरफ, नी के नीचे रख के पिलो को नीचे की तरफ दबाएं। ये वो एक्सरसाइजेज हैं जिससे आप अपने मसल की स्ट्रेंथनिंग कर सकते हैं खुद। और इसी के साथ साथ अगर आपका वेट ज़्यादा है और आपको ये नीज की प्रॉब्लम है या और कोई ऑर्थोपेडिक रिलेटेड या कोई इशू है, तो आपको सबसे पहले अपने वेट के ऊपर फोकस करना चाहिए कि हम अपने वेट को मैनेज करें। लेकिन ख़वातीन में फिर ये मसाइल हम ज़्यादा क्यों देखते हैं? ख़वातीन में हम ये मसाइल क्यों ज़्यादा देखते हैं? हम देखते हैं कि ख़वातीन में जिस तरह प्रेगनेंसी के बाद वुमेन में आपको ऑर्थोपेडिक रिलेटेड इश्यूज देखने को मिलते हैं। वो क्यों होते हैं? वेट ज़्यादा होने की वजह से उनके जॉइंट के ऊपर लोड आता है। और एक और चीज़ है, जिस तरह डाइट की हम बात कर रहे हैं, कि सबसे ज़्यादा देखा जाए तो
जो फीमेल हैं वो अपनी डाइट में मिल्क वगैरह या फ्रूट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें का इंटेक है ही नहीं, और वो ओवर यूज एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करती हैं। और ये क्या रीज़न है, जैसे हम देखते हैं कि मौसम तब्दील होता है, थोड़ी सी सर्दी आनी शुरू होती है, या प्रॉपर सर्दियों में फिर हम देखते हैं कि मसाइल ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं दर्दों के? ये बहुत इस तरह की चीज़ है कि हमें इस चीज़ को समझना चाहिए। इसमें क्या होता है, गर्मियों में हमारे जो इसको एक प्रेशर होता है जिसको हम कहते हैं एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो क्या करता है, वो हमारी बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन कर रहा होता है, हमारी बॉडी को एक अलाइन पोजीशन में रखता है, जिस वजह से हम लोगों के मसल जो है वो एक्सपैंड नहीं होते, वो एक अलाइन पोजीशन में रहते हैं। जैसे जैसे विंटर्स आती हैं वो प्रेशर कम होता है, जिस वजह से हमारे मसल एक्सपैंड होते हैं और जाके वो नर्व एंडिंग को हिट करते हैं और इम्पिंच करते हैं। जिस तरह हम देखें कि हम जैसे जैसे जिस तरह अगर आप एक फ्लाइट में हैं तो समटाइम आप देखते होंगे जॉइंट्स में पेन होती है, स्वेलिंग आ जाती है, या कानों में एक आवाज़ आती है। जब भी आप एयर प्रेशर से ऊपर जाते हैं तो आप में ये सिम्टम आते हैं। ठीक, इसी तरह जैसे जैसे विंटर्स आती हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिजियोथेरेपिस्ट मोहम्मद हुसैन मुर्तज़ा हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चंद दिन पहले एक दिलचस्प वीडियो बहुत वायरल हुई, जिसे देखकर सार्फिन बेहद महजूज हुए। हमने अपने प्रोग्राम में भी इस वीडियो को डिस्कस किया था, जिस पर हमने देखा कि मिलियंस ऑफ व्यूज़ थे। जिसके बाद ये वायरल वीडियो आम रिवायात से हटकर एक शादी की थी, जिसके मनाजिर आप न्यू की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वीडियो के वायरल होने की वजह थी इन दुल्हन का पहना हुआ लहंगा। जो लहंगा उन्होंने पहना हुआ है वो हम देखते ही देखते हमने देखा है वायरल हो गया। जिस तरह से ये लहंगा जगमग करता है, इसमें एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जिसकी वजह से ये जोड़ा हमें जगमगाता दिखाई दे रहा है। आज ये मुनफरिद जोड़ा हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है, उनसे इस हवाले से मजीद बात करेंगे। दानियाल और राहिब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज में, आपसे बात करवाते हैं। वेलकम टू द शो, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। और सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा दानियाल आपसे कि ये जोड़े का ख्याल कैसे आया और इसको डिज़ाइन किसने किया है? डिज़ाइन मैंने इसको किया है पूरे लहंगे को। अच्छा जी। और इसमें ये था कि ये जो इसके ऊपर जो मतलब आर्ट वर्क जो पहले वाला लाइट्स के अलावा वो मेरी मदर ने किया और करवाया, और उसके बाद फिर मैंने अपनी लाइट्स वगैरह इस पर फिट की हैं। अच्छा। तो लाइट्स के जो पैटर्न्स की प्रोग्रामिंग है इस वक्त और लाइट्स की जो सर्किटरी है वो सारी मेरी अपनी बनाई हुई है। ठीक है, वही मैं नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे हम बात कर रहे हैं साथ साथ लाइट्स भी ऑन ऑफ हो रही हैं, तो ये आवाज के साथ भी कंट्रोल हो रहे हैं? हाँ जी, आवाज के साथ भी कंट्रोल हो रही है इस वक्त ये। और आवाज के अलावा भी जहाँ अगर आवाज ना हो तो हम दूसरे पैटर्न्स भी लगा सकते हैं, वो भी चल जाएंगे। अच्छा ठीक है, तो आवाज से सिर्फ लाइट्स कंट्रोल हो रही हैं या राहिब को भी आप कंट्रोल कर लेते हैं? रिहाब जो है वो नहीं अभी आवाज से कंट्रोल हो रही है, लेकिन उनके ड्रेस की लाइट्स मेरे कंट्रोल में जरूर। अच्छा, तो ये आइडिया किस तरह से जनरेट हुआ? मुझे ऐसा लग रहा है देख के कि आप फिर कोई इंजीनियर ही होंगे फिर जिन्होंने खुद से एक कारनामा सर अंजाम दिया। हाँ जी, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी हूँ और रोबोटिक्स इंजीनियर भी हूँ। अच्छा। तो ये था कि छोटी एज से मुझे बहुत पैशन रहा इंजीनियरिंग का, तो तब से एक आइडिया था कि जो भी लहंगा मैंने बनाना है ना अपनी बेगम के लिए, उसमें ना मेरी इंजीनियरिंग भी इन्वॉल्व हो किसी तरीके से। ठीक है। तो ये जो इंजीनियरिंग इन्वॉल्व हुई है ये बेगम साहिबा की मंजूरी से हुई है या फिर जबरदस्ती प्यार में पहना है? ये बहुत स्मार्ट है, इन्होंने जब हमारा निकाह हो गया ना उसके बाद इन्होंने बताया कि मैंने इस तरह का लहंगा तुम्हारे लिए तैयार करना है। मेरे तो ज़हन गुमान में भी नहीं था, लेकिन जब इन्होंने बताया मैं इनिशियली तो बिल्कुल भी नहीं रेडी थी इसको पहनने के लिए। आई थॉट कि क्या होगा, इस पे क्या लगाएंगे, कौन सी लाइट्स लगाएंगे। लेकिन जब इन्होंने तैयार किया और माइक इसमें इंस्टॉल्ड है जो कि आवाज़ के साथ लाइट्स चलती हैं, तो बहुत फैसिनेट किया मुझे। डिफरेंट कलर्स हैं, मिलियन ऑफ कलर्स हैं इसमें। बिल्कुल। तब मैं तैयार हो गई। अच्छा, मतलब फिर आप एग्री हुई हैं क्योंकि हम देख रहे हैं दानियाल जिस तरह से ऑब्वियसली कोई सिस्टम इसमें इन्वॉल्व होगा, वोल्टेज हैं, बैटरीज हैं, तो कोई खतरा तो नहीं है। और कहीं पे कुछ लिखवाया आपने कि अगर आपको कुछ हो जाता है तो फिर दानियाल साहब जिम्मेदार होंगे? अच्छा, मैंने लिखवाया कुछ नहीं है, बस इन पे ट्रस्ट कर लिया। मैंने थोड़ी सी अपनी सी सर्च भी कर ली थी कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी है, बहुत कम इलेक्ट्रिसिटी है कि जॉब के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। अच्छा ठीक है, तो दानियाल मैं अब ये इसका जो एक मैकेनिज्म है वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, वो किस तरह से काम कर रही है? इसमें मैकेनिज्म ये है कि इसके अंदर एक प्रोसेसर लगा हुआ है जो कि एक मदरबोर्ड के ऊपर फिटेड है, बिल्कुल जैसे एक पीसी बना होता है। उस मदरबोर्ड के अंदर से फिर ये एक कुछ मल्टीपल कनेक्शंस जा रहे हैं इन सारी स्ट्रिप्स को ना। ठीक है।
और उन स्ट्रिप्स के साथ फिर माइक भी उसी प्रोसेसर के साथ लगा हुआ है, फिर कोडिंग हुई है, फिर उससे ये है कि डाटा माइक से एंटर होता है, ठीक है, और फिर वाईफाई के थ्रू भी इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कलर्स कैसे चेंज करने हैं, पैटर्न्स कौन से चेंज करने हैं, फिर ऐप भी बनाई है उसके साथ। अच्छा, तो बड़ी मेहनत की है आपने, मतलब एक ऐप डिजाइन कर ली है। हाँ जी, ऐप भी डिजाइन की है, साथ ही इसकी सर्किटरी साइड डिजाइन की, इसका मदरबोर्ड डिजाइन की है, इसकी बैटरीज जो है वो भी स्पेशल है, लाइट वेट रखी है, और वो लिथियम आयन की बजाय हमने सुपर कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट यूज किया उनमें। अच्छा ठीक है, तो अभी कोई ऑर्डर्स आना भी इसके शुरू हुए हैं या किसी ने रेंट पे मांगना शुरू कर दिया है कि हम पहन के वापस कर देंगे? ऑर्डर्स आना शुरू हो गए, इसके स्पेसिफिकली ऑर्डर भी आ रहे हैं कि एग्जैक्ट यही ड्रेस यही वाला ही चाहिए उनको। ठीक है, और जो नए ड्रेसेस हैं, कुछ डिफरेंट ड्रेसेस के भी ऑर्डर्स हैं। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा इसको पहनकर? जब पहली बार आप ये पहनकर गई हैं तो फिर जो फैमिली का रिएक्शन था वो कैसा था? वीडियो तो हमने देखा बड़ी वायरल हुई है, लोगों को बड़ा पसंद आया ये डिजाइन, लेकिन जो फैमिली का रिएक्शन था वो कैसा था? मेरी फैमिली और इनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, क्योंकि उनको पता था कितनी एफर्ट्स इन्वॉल्व हैं इनके अंदर, पीछे सारी मैकेनिज्म उनको, उन्होंने तो बहुत सपोर्ट किया। रिलेटिव्स भी बहुत एक्साइटेड थे, बच्चे, कजन, सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। जब हॉल में एंट्री हुई, म्यूजिक के साथ लाइट्स चल रही थी तो सबको बहुत अच्छी लगी, बल्कि कोई मेरी तरफ शायद देख ना रहा, लेकिन लहंगे की तरफ देख रहे थे, सारे देख रहे थे। अच्छा, तो आपने जब इन्होंने ये आइडिया आपके सामने रखा तो आपने फिर इन्हें कहा नहीं है कि आप अपनी वेस्ट कोट में ऐसा क्यों नहीं कुछ करते? मेरे पर एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे हैं? ये पूरी एक आर्ग्यूमेंट हमारा चला था। मैंने कहा था कि अगर मेरे लहंगे में लगेंगी तो अपने वेस्ट कोट में भी लगाएं, लेकिन चूंकि ये फर्स्ट इनका रिसर्च प्रोजेक्ट था, इसमें टाइम लग गया, शॉर्ट टाइम था, मेरे लहंगे में रहेगी, इनके वेस्ट कोट में ना लग सके। तो आपकी सहेलियों ने आपसे अभी तक मांगा नहीं है लहंगा, या आपके जो फ्रेंड सर्कल है वहां से कोई ऑर्डर्स आना शुरू हो? एक्चुअली में इनके फ्रेंड्स की शादियां आ रही हैं और इनके कजन की भी आ रही हैं, और वो ऑलरेडी डिमांड कर चुके हैं इनसे कि हमारी वाइफ के लिए तैयार करें। ठीक है, तो कितना, क्या कोई प्राइस इसकी, क्या फिर किस रेंज में होगा, कैसे इसको सेल आउट करेंगे? इसकी जो वैसे तो मैं आपको बता दूं, कॉस्ट प्राइस जो है मतलब सिर्फ लाइट्स की तकरीबन 2 से 3 लाख जा रही है, लाइट, सर्किटरी और उसके साथ बैटरीज जो है। ठीक है, तो क्योंकि लाइट वेट भी रखना है और रिसर्च भी की हुई कि लाइट्स खराब ना हो, जिस तरीके से कंफर्टेबली बैठी हुई है, बार बार हमने इसको पहना है, तो उससे तकरीबन 3-4 लाख का खर्चा तो यही है लाइट्स का ही। उसके बाद ड्रेस बनाने का, ड्रेस के सामान का, तो आई थिंक हमारा स्टार्टिंग प्राइस जो होगी वो तकरीबन 20 लाख तक होगा। और ये बिल्कुल कंप्लीटली ये सेफ है, कोई इसमें किसी किस्म के भी डैमेज का, ऑब्वियसली बैटरी भी इन्वॉल्वड है, हाँ किसी भी तरह की, मतलब करंट नहीं लग सकता? नहीं लग सकता करंट किसी भी किस्म का, कोई ऐसा इशू नहीं, बिल्कुल नहीं। ठीक है, अच्छा, तो फिर जब आप लोगों को अब ये रिस्पांस आना शुरू हुआ, वीडियोस भी आपकी काफ़ी वायरल हो गई हैं, तो अब इसको प्रॉपर बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किस तरह से लेकर चलेंगे? इंशाल्लाह हमारा बिजनेस का प्लान है, कुछ मैं ऑर्डर्स अभी भुगता लूँ, 3-4 ऑर्डर्स करने के बाद फिर आगे मजीद इसको एक्सपेंड करने की कोशिश करता हूँ। मेरे पास तो इसको फेसबुक पेज बनाने का भी टाइम नहीं है, ऑर्डर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो वैसे आपका प्रोफेशन क्या है, आप क्या करते हैं? मैं वैसे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ और असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ इंजीनियरिंग कैडर का इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में पंजाब गवर्नमेंट में, और उसके अलावा मेरी अपनी इंडस्ट्रीज हैं जिसपे हम मशीन्स बना के एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि इंजन्स को रिपेयर करती हैं वर्ल्ड वाइड। तकरीबन 12 फुट बड़े इंजन्स को हम रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो कितनी देर बाद इसको फिर चार्ज करना पड़ता है या क्या इसका प्रोसेस है? वैसे तो ये इसकी बैटरी टाइमिंग 24 आवर्स निकाल लेता है। अगर आप 24 आवर्स कंटिन्यूसली पहने तो ये निकाल लेता है। ठीक है, तो लेकिन ये कि जब 24 आवर्स गुजर के कंटिन्यूसली आपने पहने रखा, फिर आप उसके बाद इसको चार्ज कर लें। अच्छा, तो मतलब इजी है, पोर्टेबल चार्जर वगैरह ईच एंड एवरीथिंग सब आसान है, मतलब प्रॉपर आपने इसको पहले प्लान किया। और जिस तरह से ऐप आप बता रहे हैं कि ऐप भी इसके लिए फिर स्पेशल बनाई गई? हाँ जी, इसके लिए एक ऐप बनाई गई जो कि जिससे हम कलर्स चूज कर सकते हैं। यहाँ दिखा, मोबाइल से ऑपरेट कर रहे हैं आप उसको? जी, मोबाइल से ऑपरेट कर रहा हूँ और इसके अंदर प्रॉपर कलर्स चूज करने की ऑप्शन है। अच्छा, तो ठीक है, कलर्स भी मैं देख रहा हूँ, काफी कलर्स हैं, कुछ चेंज करके हमें दिखाएं जरा। चलें चेंज करके दिखा देते हैं। ये चेंज हमने कर दिया, मेजर चेंज कर देते हैं, कलर चेंज हो रहा है। ठीक है जी, तो ऐप से हम कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, पैटर्न्स भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, जिस तरह से अब हमारे आवाज रिस्पॉन्स कर रही हैं लाइट, तो कोई ट्रैकर वगैरह तो नहीं इंस्टॉल किया हुआ कि बेगम साहिबा कहाँ जाती हैं, इस वक्त कहाँ पे हैं? मुझे आप इंजीनियर तो लग ही रहे हैं, डिटेक्टिव भी लग रहे हैं साथ से। ट्रैकर्स अभी तो जरूरत नहीं है, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, यानी कि इन फ्यूचर जरूरत पड़ सकती है। अब आपको ये जो स्टेटमेंट है इसका ख्याल रखना चाहिए। और मर्दों पर भी ट्रैकर होने चाहिए वैसे आजकल के दौर में, तो बिल्कुल इन पे होना चाहिए, सबसे पहले होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो रिस्पांस तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा मिला, सोशल मीडिया पर भी हमने देखा कि बड़ा ही पसंद इसको किया जा रहा है। तो जो मेंस वेयर है उसमें भी कोई लाने की कोशिश करेंगे?
आई डोंट थिंक कि मेंस वेयर के अंदर ये जरूरत है, क्योंकि कोई इतना स्पेंड नहीं करेगा आई गेस, मेंस में करते नहीं है। अच्छा। फीमेल्स में करते देखा है ट्रेंड, तो आई गेस वहीं लगाना बनता। ठीक है, तो ये क्या कोई कॉलेज के ज़माने में कोई प्रोजेक्ट था या कोई बचपन से ख्वाहिश थी कि मेरी दुल्हन बड़ी जगमगाती भी आएगी और उसमें वो बड़ी अच्छी लगेगी? मेरी तो बचपन से ख्वाहिश थी, मेरा तो बस चलता तो मैं तारे उतार के लगा देता, लेकिन लाइट नहीं फिलहाल। ठीक है, लेकिन बड़ा मुश्किल होता है फिर जो लेडीज़ हैं उनको कन्विंस करना, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट दिन है उनकी ज़िंदगी का। तो कन्विंस करने में आसानी रही या फिर कोई डेमो पहले देना पड़ा, समझाना पड़ा? स्ट्रेटेजिकली चला था। मैंने तो इनसे डिमांड की थी कि हम वलीमे पे करते हैं, तो मेरी मदर ना मानी। मैंने कहा बारात पे करते हैं, तो ये ना मानी। अच्छा। तो मेरे पास फिर मजबूरी से चलो हम एक नया इवेंट ही कर लेते पूरी मेहंदी का ना, तो वो फिर मैंने खुद स्पॉन्सर करके तो फिर मनाया उनको कि भाई लेकिन बड़ा खर्चा किया आपके लिए ये, तो उसको तो आप फिर उस पे फिर एग्री हो गई इजीली और अप्रिशिएट कर रही हैं। और इन्होंने बहुत मनाया, बहुत समझाया, एक एक चीज एक्सप्लेन की, तो फिर मैं एग्री हो गई थी। ये खुद भी वापडा में जल्दी समझ गई थी सारी चीजें। ठीक है। अच्छा, जब हमने देखा ये वीडियोस आपकी वायरल हुई हैं, तो अब आप कोई सोच रहे हैं इस तरह के अकाउंट्स बनाने का? जैसे आप कह रहे हैं आपके पास तो वक्त ही नहीं है, तो राहत कोई कर रही है इस पे काम, जैसे टिकटॉक अकाउंट कोई बनाया हो, कोई इंस्टाग्राम पे कोई अकाउंट बनाया हो? इनका है रिहाब मकसूद के नाम से और एक रिहाब दानियल के नाम से अकाउंट है, हमें वहाँ लोग फॉलो कर सकते हैं। तो उसमें ये है कि सारे लहंगे की डिटेल्स, सारी मार्केटिंग का इन्हीं के पास है, मेरे पास तो टाइम नहीं है। मतलब प्रॉपर फिर एक एज अ बिजनेस अब इसको लेके चलेंगे? चल रहे हैं हम। लेकिन कॉस्ट एफिशिएंट करने के लिए कुछ करेंगे, क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रही है। कॉस्ट एफिशिएंट करने के लिए हम ओवर द टाइम हो जाएगी सस्ती। जब एक दफा ट्रेंड निकल आएगा, एक दफा हमारे पास अच्छी इन्वेस्टमेंट्स आ जाएंगी, हमारे पास ऑटोमेटेड सिस्टम्स आ जाएंगे, हम इनको जल्दी से जल्दी बना सके, कम से कम मजदूरी में बना सके। लेकिन ये ना हो कि लोग फिर बाजार में चले जाएं और सीधी एलईडी लाइट्स बस उसके साथ लगा लें, जिस तरह से जो वो मिर्चों वाली एक लाइट आती है उसको लपेट ले। नहीं, वो नहीं लगा सकते। उसकी वजह ये है कि बैक एंड पे जो मदरबोर्ड है वो, और प्लस इसको लॉन्ग लाइफ होना जरूरी है। इससे पहले काफी एलईडी, ये ना कहीं ना कहीं से कोई स्ट्रिप ऑफ नजर आ रही हो, कोई ये चीजें नहीं होनी चाहिए, चीजें नहीं होनी चाहिए, ये शो करना बहुत मुश्किल। तो वो फिर एक प्रॉपर इंजीनियर ही कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कोई अनाड़ी के पास आपको जाना भी चाहिए या इस तरह का कोई रिस्क भी लेना चाहिए, खास तौर पर अपनी ही बीवी पर। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। और इसके ऊपर सीना भी हमें खुद ही पड़ा है इसको। ठीक है, कोई आम बंदा नहीं सी सकता। इसका जो फिर क्लीनिंग प्रोसेस है वो क्या होगा? ये ड्राई क्लीन होता है, ये ड्राई क्लीन हो जाएगा, वाटर प्रूफ है ये। अच्छा, बैटरीज उतर जाती हैं इसमें से, बैटरीज उतर जाएंगी, जो एलईडी स्ट्रिप लाइट्स हैं वो वॉश हो जाएंगे, कोई बात। ठीक हो गया। और मजीद कोई फंक्शन आप इसमें लाने का सोच रहे हो? अब मैं सोच रहा था कि इसके अंदर मूवमेंट से चलने का सिस्टम हो, और मजीद इसकी जो लाइट्स हैं उनको और बारीक करके और ज्यादा डेंस कर दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत बेस्ट विशेस दोनों के लिए, और ये बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ है, इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।